ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ में आ गया है। ये उस समय हुआ जब इजराइल ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को उतारने से इनकार कर दिया। दरअसल अमेरिका ने जब अपने आखिरी दांव के तौर पर ईरान के खाग आइलैंड पर अपनी ग्राउंड फोर्सेस उतारकर उसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तब इजराइल ने उससे मना कर दिया। लिहाजा आलम यह है कि जिसके लिए अमेरिका ये युद्ध लड़ रहा है वही उसका साथ नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि ये युद्ध अमेरिका का नहीं बल्कि इजराइल का है और इजराइल के डिक्टेशन, उसकी डायरेक्शन और यहाँ तक कि उसकी अगुवाई में लड़ा जा रहा है। जिस इजराइल के तथाकथित रक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका ने ये युद्ध छेड़ा, वही युद्ध क्षेत्र से बैकआउट कर रहा है। दरअसल इजराइल के इस फैसले के पीछे एक ठोस वजह है। उसे पता है कि ईरान की सैन्य ताकत क्या है। उसे पता है कि अमेरिका और वो मिलकर भी ईरान की उस सैन्य ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। और वहां जाने का मतलब सिर्फ धन का नुकसान, सैनिकों का नुकसान या हथियारों का नुकसान ही नहीं होगा। वहां से लौटना होगा अपमान के साथ, हार के साथ, क्योंकि ईरान की नियमित सेना और आईआरजीसी की कुल संख्या 6 लाख मानी जाती है। आईआरजीसी के पास तकरीबन 1.5 से 2 लाख सैनिक और उसके साथ उसकी बड़ी संख्या में रिजर्व मिलिशिया है। जरूरत पड़ने पर लाखों तक को मोबिलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा ईरान का एक बड़ा प्रॉक्सी नेटवर्क है जिसमें हिजबुल्ला है, हाउती और इराकी शिया मिलिशिया जैसे गुट उसके साथ शामिल हैं और ये लगातार क्षेत्रीय संघर्षों में उसके सीधे समर्थन में रहते हैं। हाल की स्थिति में ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भर्ती और रिजर्व मोबिलाइजेशन पर जोर दिया है। यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि वहां 12 साल तक के बच्चों को भी भर्ती किया जा रहा है, जिसे जरूरत पड़ने पर जमीनी स्तर पर अतिरिक्त बल जुटाया जा सके। और इन सबसे बड़ी बात, ईरान के लोगों के पास जज्बा है और शहादत का सपना है, क्योंकि वो उनका अल्टीमेट एम होता है जिसे वो पैदा होने के साथ ही देखना शुरू कर देते हैं। अनायास ही नहीं, एक तरफ ईरान की जनता सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार का समर्थन कर रही है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल में लाखों तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर अपने ही नेतृत्व ट्रंप और नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और अमेरिकी लोग ना केवल इस युद्ध को नाजायज बता रहे हैं बल्कि अपने बच्चों को भी इसमें जाने से रोक रहे हैं। अब ये बातें अमेरिकी नेतृत्व, खासकर ट्रंप को समझ में नहीं आ रही। युद्ध शुरू करने से पहले भी उन्हें अपना लक्ष्य नहीं पता था और अब जब ईरान भारी पड़ रहा है तो पूरे अमेरिकी नेतृत्व में बदहवासी का आलम है। ना तो वो निर्णय लेने की स्थिति में और ना ही उनका कोई विवेक वहां पे दिख रहा है। ऐसे में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पागलपन है। यूएन और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने युद्ध के जो मानक, जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, अमेरिका और इजराइल उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। युद्ध में केवल सैन्य ठिकानों और उससे जुड़े पक्षों पर हमला करने की इजाजत होती है। नागरिकों और उनकी बुनियादी जरूरतों से जुड़ी चीजों पर निशाना अपराध माना जाता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका ये अपराध रोज कर रहे हैं। उन्होंने पहले नागरिकों पर हमला किया, फिर ईरान के तेल ठिकानों पर और उसके बाद उनके विश्वविद्यालय तक को नहीं बख्शा। तेहरान जैसी जानी मानी यूनिवर्सिटी को मिसाइलों से मलबे में तब्दील कर दिया गया। जब विश्वविद्यालय पर हमला हुआ तो ईरान ने पहले चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल इसकी निंदा करें और ऐसा नहीं करने पर वो भी अमेरिकी संस्थाओं को निशाना बनाएगा। और जब अमेरिका इजराइल की तरफ से इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई तो ईरान ने आज एक अमेरिकी विश्वविद्यालय को अपना निशाना बनाया। इस तरह से कहा जा सकता है कि युद्ध अब एक दूसरे फेज में चला गया है, जिसमें दोनों पक्षों की हर एक चीज एक दूसरे की दुश्मन है और निशाने पर है। लेकिन ये युद्ध के नियमों का न केवल खुला उल्लंघन है बल्कि इसको किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। इसमें एक और बात गौर करने की है कि इस तरह के मामले में शुरुआत अमेरिका और इजराइल की तरफ से हो रही है। कल कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर एक हमला हुआ, लेकिन ईरान ने कहा कि ये उनकी तरफ से नहीं किया गया। ये भी इजराइल अमेरिका की टैक्टिक्स का ही एक हिस्सा है। वो चाहते हैं कि कुछ पड़ोसी देशों को कैसे शामिल कर लिया जाए और कैसे उन्हें बहलाया जाए। ऐसे में वो उनको कंफ्यूज करने के लिए मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं ताकि लगे कि हमला ईरान की तरफ से हुआ है। ईरान इस तरह के हमलों का पूरा खंडन करता है और बाकी के देश भी इनके इस पैतरे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एक तरफ तस्वीर ये है कि ईरान की ताकत घटने की जगह लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान के साथ अब इराक है, लेबनान का हिजबुल्ला है, यमन के हाउती हैं। ये सभी सक्रिय तौर पर अमेरिका इजराइल के खिलाफ मोर्चा लिए हुए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना और रशिया इसका खुला समर्थन कर रहे हैं।
स्पेन जैसे देश का राष्ट्रपति खुलकर ईरान के साथ है और अमेरिका की निंदा कर रहा है। दुनिया की पूरी जनता की सिंपैथी ईरान के साथ है इस वक्त। दूसरी तरफ अमेरिका बिल्कुल अकेला पड़ गया है। सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई देश उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि इजराइल भी अब पीछे हट रहा है। नेटो के देश, जिनके नियमों और प्रावधानों का सर्व प्रमुख नियम यह है कि किसी एक नेटो के सदस्य देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा, लेकिन उसमें भी कोई एक देश अमेरिका के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए बार बार अपील की, लेकिन कोई साथ देने के लिए आगे नहीं आया। जर्मनी की तरफ से आई एक संसदीय स्तर की स्टडी में यह कहा गया कि ईरान पर हो रही कुछ सैन्य कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरों के सवालों के घेरे में आ सकती हैं। ठीक उसी तरह का मोमेंट है जब 1956 में सुएज क्राइसिस के समय ब्रिटेन के साथ हुआ था। उस टाइम इजिप्ट के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे गमाल अब्दुल नासिर, उन्होंने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी के नेतृत्व में चल रही सुएज नहर का मालिकाना हक अपने हाथ में ले लिया था। यह ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक तगड़ा झटका था। इस दौरान ब्रिटेन ने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने साथ देने से इनकार कर दिया। अमेरिका को भी लग गया कि सुपर पावर की ताकत छीनने का यह सबसे सुनहरा मौका है। और बाद में जब इजराइल के जरिए इजिप्ट पर ब्रिटेन ने हमला कराया, उसके बाद भी सुएज नहर को अपने कब्जे में ब्रिटेन नहीं ले सका, उसे हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही सुपर पावर के तौर पर ब्रिटेन खत्म हो गया था और अमेरिका नए सुपर पावर के रूप में सामने आया।